नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत सीरीज़ में हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले वाली वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। लेकिन आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम किन किन तरीक़ों से सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की। जैसे कि इस एक्ट में बता रखा है कि आप मेनली 5 तरीक़ों से क्या है कि आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। एक तो बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड किसी टेरिटरी को हम एक्वायर कर लें, इस तरीके से। साथ ही साथ इसमें बता रखा है कि किन 3 तरीक़ों से किसी की सिटीजनशिप जा सकती है। डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सिटीजनशिप क्या होती है, एक देश के अंदर रहने वाला कौन व्यक्ति सिटीजन कहलाता है और कौन नॉन सिटीजन कहलाता है। फिर हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे थे, जिसमें हमने आर्टिकल 5, 6, 7, 8 इनको डिटेल में डिस्कस किया था और जाना था कि ये आर्टिकल्स किन किन तरीक़ों से बताते हैं कि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन बनेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है और 3 कंडीशन फुलफ़िल करता है कि एक तो उसका बर्थ इंडिया का हो, या उसकी आइदर ऑफ पेरेंट्स, फादर या मदर, उनका बर्थ इंडिया में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उससे 5 साल पहले से वो व्यक्ति भारत में रह रहा हो। तो ये हमने 3 कंडीशन देखी थी, इनमें से कोई एक भी फुलफ़िल करता है तो आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग इंडिया का सिटीज़न कहलाता है। फिर हमने देखा कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे उनके लिए क्या प्रोविज़न है। फिर हमने रिवर्स माइग्रेशन देखा था आर्टिकल 7 के तहत, जिसके तहत कोई व्यक्ति पहले भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन वापस भारत लौट आया, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न्स थे। फिर हमने आर्टिकल 8 देखा, जो कि मेनली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनके लिए, ठीक है, क्या प्रोविज़न है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। इसके बाद हमने आर्टिकल 9, 10 और 11 में देखा था कि किस तरीके से आर्टिकल 9 में क्या रखा है कि यदि कोई व्यक्ति फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने आर्टिकल 10 में देखा कि कोई व्यक्ति यदि भारत का सिटीज़न है तो वो हमेशा भारत का सिटीज़न रहेगा। फिर हमने देखा आर्टिकल 11 कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो डिसाइड करेगी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या नियम होने चाहिए, किसको सिटीजनशिप हम देंगे, किसको नहीं देंगे, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज की वीडियो में चलिए हम क्या पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। आज़ादी के बाद पार्लियामेंट द्वारा ये पहला एक्ट था जो पास किया गया था, जिसमें कि ये तय किया गया था कि किसको हम इंडिया की सिटीजनशिप देंगे और किसको नहीं देंगे। इससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा था आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में तो ये बता ही रखा है कि किसको इंडिया का सिटीजनशिप दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो उन लोगों के लिए था जो कि 26 जनवरी 1950 जब हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था उस वक्त तक की बात की गई थी उसमें। लेकिन उसके बाद का क्या होगा, उसके बाद किसको दिया जाएगा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेकर आई। ये एक्ट समय समय पर अमेंड भी हुआ है, जैसे कि 1986 में हुआ, फिर 1992 में हुआ, 2003, 2005, 2015 एंड रिसेंट में 2019 में इसको अमेंड किया गया है। इस एक्ट में बता रखा है कि किन तरीक़ों से हम इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसमें जो बता रखा है वो बता रखा है बाय बर्थ। बाय बर्थ मतलब किसी का जन्म भारत में हो गया तो भारत का नागरिक बन जाएगा, सिंपल सा इसका ये मतलब है। जैसे कि आप और हम, ये सब क्या है, हम बाय बर्थ इंडिया में हैं, हमारा जन्म ही इंडिया में हुआ है, हमारे पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ है, इसलिए हम इंडिया के सिटीजन हैं। लेकिन इसमें एक लूप होल भी है। लूप होल क्या है कि अगर हम बात करें इसकी कि भाई बाय बर्थ किसी को अगर आप सिटीजनशिप दे रहे हो, तो मान लीजिए कोई अमेरिकन कपल है, वो इंडिया में आता है, ठीक है, घूमने आता है, और मान लीजिए यहाँ पे उसका एक बच्चा होता है। अब वो पैदा तो इंडिया में हो गया, तो क्या हम उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी? ये तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स अमेरिकन हैं, उनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिली हुई है, बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिल जाएगी? तो सिर्फ जन्म हो जाना ही एक क्राइटेरिया नहीं रखा गया। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक तो यही चला आ रहा था कि कोई भी व्यक्ति, उसका जन्म अगर भारत में हो गया है, ठीक है ना, तो वो क्या है भाई,
भारत का नागरिक बन जाएगा, चाहे उसके पेरेंट्स कहीं के भी हो, उनकी नेशनैलिटी कुछ भी हो। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, कोई किसी भी देश का हो, लेकिन अगर उसके बच्चे का जन्म यहाँ पे हुआ तो उसका बच्चा जो है वो इंडियन बन जाएगा। ये था 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक। लेकिन 1987 में रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है हमसे, इसलिए उन्होंने उसको फिर अमेंड किया। 1986 में इस एक्ट को अमेंड किया गया और उसमें ये लिख दिया गया कि आफ्टर 1 जुलाई 1987 यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है, या किसी व्यक्ति का जन्म होता है भारत में, इसके साथ साथ सिर्फ ये कंडीशन नहीं होगी, आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, चाहे मदर चाहे फादर, वो इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए उस बच्चे के जन्म के समय। ठीक है, तो ये दो कंडीशन रख दी गई कि एक तो उसका जन्म, साथ ही साथ उसके किसी भी पेरेंट्स, फादर या मदर, वो इंडिया के होने चाहिए, तभी वो जो बच्चा है वो इंडियन सिटीज़न कहलाएगा। लेकिन 3 दिसंबर 2004 में क्या किया गया कि ये लिख दिया गया कि आफ्टर 3 दिसंबर 2004 अगर किसी का जन्म इंडिया में होता है तो उसके साथ साथ उसके दोनों ही पेरेंट्स, फादर और मदर, दोनों का ही जन्म, दोनों का ही सिटीज़न जो है वो सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक इलीगल माइग्रेंट ना नहीं होना चाहिए, है ना। अब ऐसा ना हो कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई मान लीजिए कोई महिला है भारत की, ठीक है, और कोई किसी दूसरे देश से कोई आता है, मान लीजिए व्यक्ति, मान लीजिए कोई पाकिस्तान का आ गया, ठीक है, और आके उस महिला से उसने विवाह कर लिया, और वो व्यक्ति चोरी छुप के आया, गलत तरीके से आया और उस महिला को उसने फंसा दिया झूठे प्यार में और उससे शादी कर ली, उसका एक बच्चा भी हो गया। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो बच्चा तो भारत में पैदा हुआ है और उसकी मदर भी इंडियन है, लेकिन उसका जो फादर है ना वो एक इलीगल माइग्रेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो चोरी छुप के गलत तरीके से आया इंडिया में, तो उस केस में वो बच्चा इंडिया का सिटीजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंडीशन रखी गई कि यदि किसी का जन्म भारत में होता है लेकिन उसके साथ साथ उसके दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए और उनमें से कोई भी एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या था कि बाय बर्थ किसी को इंडियन सिटीजनशिप दी जा सकती है। चलिए, अगला जो तरीका है वो है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट मतलब वंश के थ्रू, मतलब फादर और फिर उनके फादर, ग्रैंडफादर, इस तरीके से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है ना, डिसेंट्स, उनके थ्रू हम किसी को सिटीजनशिप कैसे देंगे। तो देखिए, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक तो भाई ये रूल था कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए भारत से बाहर किसी का जन्म हुआ है, ठीक है, अब भारत से बाहर किसी का जन्म हुआ तो क्या उसकी नागरिकता चली जाएगी? उसकी नागरिकता नहीं जाएगी यदि उसके फादर जो है ना वो इंडियन सिटीज़न है। ठीक है, यानी कि उसके पिता के आधार पे उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए किसी का जन्म अमेरिका में हो गया लेकिन उसके फादर इंडियन है तो वो जो बच्चा है वो इंडियन सिटीज़न बन जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या थी? यहाँ पे दिक्कत थी कि सिर्फ फादर को ये चीज़ अलाउ कर रखा था कि भाई फादर अगर इंडियन है तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन मान लीजिए अगर मदर इंडियन है और उस बच्चे का जन्म बाहर हुआ है भारत से, तो उस केस में इंडियन सिटीजनशिप उसको नहीं दी जाएगी। लेकिन इसको सुधारा गया और फिर क्या कहा गया कि 10 दिसंबर 1992 के बाद से यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, मतलब कोई भी फादर हो चाहे मदर हो, अगर वो इंडियन है तो उस बच्चे को भी इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। ठीक है, ये प्रोविज़न कर दिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद से यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जिसका जन्म हुआ है वो इंडिया का सिटीज़न तभी कहलाएगा जब जो उसका बर्थ है वो रजिस्टर किया जाना चाहिए इंडियन कॉन्सुलेट, जो कि हर जगह होता है। ठीक है, वहाँ पे विदिन 1 ईयर में रजिस्टर करना चाहिए कि भाई हमारे बच्चे का जन्म हो गया है इस देश में, और क्योंकि हम क्या हैं, हम इंडियन हैं, इसलिए इस बच्चे की भी सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्सुलेट में जाके उसको विदिन 1 ईयर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बाय डिसेंट जो है वो कोई भी इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। नेक्स्ट है बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब ये कि भाई रजिस्टर कर दो कि भाई मैं इंडिया का सिटीजनशिप बनना चाहता हूँ। अब ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर कोई इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसा व्यक्ति जो आज के समय में भारत का नागरिक नहीं, किसी और देश का नागरिक है, लेकिन कभी उसके माता पिता या दादा दादी
वो भारत के नागरिक रहे होंगे, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो इसमें क्या रखा है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि वो कम से कम 7 साल, एप्लीकेशन से पहले 7 साल वो भारत में रहा हो। इसके अलावा सेकंड प्रोविज़न ये है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब अनडिवाइडेड इंडिया को छोड़ के अगर कोई व्यक्ति जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और वो भारत में रह रहा हो। ठीक है, अब अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है कि वो पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी वो किसी देश का भी हो, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या है वो अप्लाई कर सकता है कि भाई मुझे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। चलिए नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ले, ठीक है, मान लीजिए कोई बाहर की महिला आ जाए और यहाँ इन भारत की किसी व्यक्ति से उसकी शादी हो जाए, तो वो महिला भारत की क्या बन जाएगी, सिटीजनशिप बन जाएगी, लेकिन बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसके लिए उसको भी कम से कम 7 साल भारत में रहना पड़ेगा, एप्लीकेशन से पहले 7 साल उसको कहाँ रहना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला है माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप लेता है, तो उसका जो माइनर चाइल्ड है ना, उसको भी इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। नेक्स्ट है अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इससे पहले वाले में माइनर की बात हो रही थी, अब इसमें क्या रखा है कि अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी जिसके पेरेंट्स एज इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड हों, उन व्यक्ति को भी जो फुल एज और कैपेसिटी के हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। नेक्स्ट है कि अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स। अब ये ओवरसीज इंडिया कार्ड होल्डर क्या होता है, इसके बारे में मैं जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, आपको एनआरआईज बताऊँगा क्या होते हैं, और जो पीआईओज होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या जो अभी हम बात कर रहे हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सभी व्यक्ति जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैं, उनके लिए भी क्या कंडीशन है कि तो वो पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी में हो, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, लेकिन उनके लिए भी क्या कंडीशन है कि वो भी कम से कम 12 मंथ्स इंडिया में रह रहे हो अप्लाई करने से पहले। ये कंडीशन रखी गई किनके लिए, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए तो ये तरीके हमने देख लिए रजिस्ट्रेशन के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है, ना ही वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ना ही उसने इंडिया में किसी व्यक्ति से शादी की है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अगर इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन किन को दिया जाता है, नेचुरलाइजेशन जनरली उनको दिया जाता है जो कि इंडिया में पिछले कंटिन्यू कम से कम वो 11 साल या पिछले 14 साल में भी अगर वो 11 साल भारत में रहे हों, वो प्लस एक 12 मंथ का पीरियड होता है, वो टोटल 12 साल मान के चलिए अगर वो भारत में रह रहे हैं ना, तब भी वो इंडिया के सिटीजन बन पाते हैं। इसके अलावा वो उनका कंट्रीब्यूशन हो आर्ट में और किसी भी चीज़ में, आर्ट में या साइंस टेक में, किसी में भी उनका कंट्रीब्यूशन हो, तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं। इसमें क्या रखा है कि इफ़ ही इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। अगर कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन से ना इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उसके लिए शर्त ये है कि भाई जिस वो व्यक्ति जिस भी देश का है उस देश में ये ना कानून ना हो कि भाई भारत के व्यक्ति को हम नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप नहीं देंगे। ठीक है, ये कानून ना हो तभी वो व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के थ्रू यहाँ पे ले सकता है सिटीजनशिप। यानी कि म्यूचुअली दोनों जगह ये चीज़ होनी चाहिए, जो व्यक्ति यहाँ का सिटीजनशिप ले रहा है उसके देश में भी प्रोविज़न हो, आप इंडिया के लोगों को भी नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप दोगे, तभी ये चीज़ मानी जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ ही इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। अब मान लीजिए वो किसी और देश का सिटीजन है अभी प्रेजेंट में और नेचुरलाइजेशन के थ्रू वो लेना चाहता है, तो उसको एक अंडरटेकिंग देना होगा कि भाई जैसे ही मैं इंडिया का सिटीजन बनूंगा मैं उस देश का जो सिटीजनशिप है उसको छोड़ दूंगा।
ये भी कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, ही हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स। वो पिछले 12 साल में, एप्लीकेशन से पिछले 12 साल से, सॉरी 12 मंथ से अप्लाई करने के जो 12 मंथ का पीरियड है, पिछले 12 मंथ से वो इंडिया में रह रहा हो या किसी भी सरकारी ऑफिस में वो काम करता हो, उसने अपनी सर्विस दी हो, पहली कंडीशन। दूसरी ये है कि ही हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एग्रीगेट पीरियड ऑफ 11 ईयर्स ड्यूरिंग दैट 14 ईयर्स इमीजिएटली प्रोसीडिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो अभी हमने जो ये 12 मंथ की बात की ना कि 12 मंथ में वो इंडिया में रह रहा हो, लेकिन उस 12 मंथ से भी पिछले 14 साल के दौरान कम से कम उन 14 सालों में वो 11 साल तो भारत में रहा हो, ये भी एक कंडीशन है। साथ ही साथ वो एक गुड कैरेक्टर होना चाहिए उसका, और वो भारत की किसी भी एक लैंग्वेज को जानता हो, जो कि हमारे 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस है ना, उनमें से वो किसी एक लैंग्वेज को वो जानता हो, ये कंडीशन रखी गई। एंड लास्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप बनता है तो उसको ये मतलब ये शो करना पड़ेगा कि मैं फ्यूचर में भी इंडिया में ही रहूँगा या इंडिया में ही सर्विस करूँगा, ठीक है ना। या भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका इंडिया मेंबर हो, या कोई ऐसी सोसाइटी, कंपनी, बॉडी जो इंडिया में हो, वहीं पे मैं रहूँगा, अपनी सर्विस दूंगा, ये उसको इंटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर भारत सरकार चाहे तो ये सारी कंडीशंस भी हटा सकती है किसी व्यक्ति के लिए, अगर उस व्यक्ति का किसी भी एक क्षेत्र में कोई खास योगदान है, चाहे वो फिलोसफी, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस, इन सब में से किसी में भी अगर उसका कोई बहुत बड़ा योगदान है और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है नेचुरलाइजेशन के थ्रू, तो तो इंडियन पार्लियामेंट चाहे या भारत सरकार चाहे तो वो ये सारी कंडीशंस हटा भी सकती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे नेचुरलाइजेशन। अगला है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ टेरिटरीज। मतलब इसका ये है कि मान लीजिए भारत फ्यूचर में किसी टेरिटरी को, किसी क्षेत्र को भारत में मिला ले, तो उस क्षेत्र के जितने भी उस एरिया में रहने वाले लोग हैं वो भारत के सिटीजनशिप ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कल को पाकिस्तान का कोई हिस्सा भारत ने अपने में मिला लिया, या गिलगित बाल्टिस्तान जैसे वहाँ के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं, मान लीजिए उन्हीं को भारत ने अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो वहाँ के जो लोग होंगे ना वो ऑटोमेटिक इंडिया के सिटीज़न बन जाएंगे। इससे पहले भी भारत ने जैसे कि पौंडीचेरी को इंडिया का पार्ट बनाया था, स्टार्टिंग में पौंडीचेरी इंडिया का पार्ट नहीं था जब देश आज़ाद हुआ, तो बाद में जब उसको बनाया गया इंडिया का पार्ट, तो 1962 में द सिटीजनशिप पुडुचेरी ऑर्डर आया गया, उसके तहत वहाँ के जो लोग थे वो भारत के सिटीजन बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम किसी देश के या किसी क्षेत्र के लोगों को भारत का हम नागरिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविज़न बाय असम अकॉर्ड। अब ये असम अकॉर्ड क्या है, ये देखिए, ये असम जैसे अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखेंगे ना, तो ये क्या है कि ये बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया है, और अक्सर क्या है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू रहता है इलीगल माइग्रेंट्स का, कि बहुत सारे बांग्लादेशी ना असम में दाखिल होते हैं। और ये समस्या तो बहुत ज़्यादा विकराल बन गई तब जब 1971 में, आपको पता है ना, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था जिसमें कि बांग्लादेश का जन्म हुआ, उससे पहले अगर आप देखें ना 3-4 साल पहले, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पाकिस्तानी आर्मी जो बांग्लादेश के जो लोग थे या ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढा रही थी, वहाँ पे तो मतलब नरसंहार हो रहा था। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे लोग भारत में शामिल हो रहे थे, तो भारत के लिए भी एक समस्या पैदा हो रही थी कि भाई इनको हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि होता क्या कि इलीगल जो माइग्रेंट्स होते हैं ना, अगर हम उनको ठीक से आइडेंटिफाई ना करें तो बहुत सारी सिक्योरिटी इशू भी देश के अंदर भी पैदा हो जाती है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए एक असम अकॉर्ड लाया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आ गया, वो तो समझो भाई आ गया, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भारत का नागरिक बन जाएगा, ठीक है। सवाल कंडीशन ये है कि भाई वो उसके बाद असम में ही रह रहा हो, ठीक है ना, हाँ, तभी वो बनेगा। ऐसा नहीं कि भाई आया और फिर चला गया, ऐसा नहीं। 1 जनवरी 1966 से पहले भारत में आ गया है, असम में आ गया और भारत में ही रह रहा है, तो वो तो बन जाएगा भाई सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट क्या था कि अगर मान लीजिए कोई 1 जनवरी 1966 के बाद आया है और 25 मार्च 1971 से पहले आया है, 1 जनवरी 1966 से लेकर 26 मार्च 1971 के बीच यदि कोई व्यक्ति भारत में एंटर करता है, ठीक है,
असम में एंटर करता है बांग्लादेश से और उसको डिटेक्ट किया जाता है एज अ फॉरेनर, तो उसको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा जा कर के, और उसको सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस तो मिलेंगे लेकिन ओनली फॉर 10 ईयर्स। लेकिन उसमें भी कंडीशन होगी, उसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये असम अकॉर्ड के तहत ये प्रोविज़न्स किए गए थे। तो अभी तक हमने जितने भी तरीके थे एक्विजिशन के सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, वो सारे हमने डिस्कस किए। अब हम आगे देख लेते हैं कि किसी की सिटीजनशिप कैसे जा सकती है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेनली इस एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 3 तरीके बता रखे हैं जिससे के थ्रू किसी की सिटीजनशिप जा सकती है। पहला है रिनंसिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन एंड तीसरा है डेप्रीविएशन। आइए एक एक करके डिटेल में हम चीज़ डिस्कस करते हैं। पहला बात करते हैं रिनंसिएशन की। रिनंसिएशन का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यही खुद से ही डिक्लेयर कर दे कि भाई मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ। अगर वो खुद को ऐसे डिक्लेयर करता है कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसको, और वहाँ पे उसको ये अंडरटेकिंग देनी होती है कि भाई मैं इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ, तो उस केस में ये कहलाता है रिनंसिएशन, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान लीजिए युद्ध चल रहा है और कोई व्यक्ति ये कह दे कि भाई मैं इंडिया की नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ और जो दुश्मन देश है उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, या ये भी ना कहे कि मैं इतना कहते कि भाई मैं इंडिया की नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ और क्या पता कल को वो किसी दुश्मन देश का ही नागरिक बन जाए, तो उस केस में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसके इस डिक्लेरेशन को होल्ड कर सकती है या रोक सकती है या कैंसिल कर सकती है, ये पावर है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देता है, तो उसका जो बच्चा होगा छोटा सा, उसकी माइनर चाइल्ड होगा, तो उसकी भी जो सिटीजनशिप है वो चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होगा, वो चाहे तो अपनी इंडियन सिटीजनशिप फिर से रिज्यूम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, और ध्यान रहे कि ये जो प्रोविज़न है ना, ये वॉर के समय अप्लाई नहीं होता है कि अगर मान लो भारत किसी युद्ध में शामिल हो रखा है और उस समय वो व्यक्ति उसी देश की नागरिकता ले ले जिसके साथ भारत का युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में ये चीज़ उस पर अप्लाई नहीं होगी, उसको ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब कि भाई किसी का टर्मिनेशन, मतलब सिटीजनशिप वो ही टर्मिनेट कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा? क्योंकि उसने कुछ ऐसे काम किए हों, जैसे कि उसने फ्रॉड तरीके से इंडियन सिटीजनशिप ले ली, तो भाई सरकार ऐसे में क्या करेगी, उसको डेप्रीवेट कर देगी, उसकी जो सिटीजनशिप है वो छीन लेगी। या मान लो उसने भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी दिखा दी, ठीक है, या वो किसी गलत काम में लगा हुआ है, मतलब किसी दुश्मन देश के साथ मान लो शामिल हो गया, युद्ध चल रहा है और किसी दुश्मन देश का वो साथ दे रहा है ऐसे में, ठीक है, तो या मान लो वो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप उसने एक्वायर की, लेकिन उसको किसी दूसरे देश में सज़ा हो गई, किसी उसने कोई ऐसा क्राइम किया उसको सज़ा मिल गई और सज़ा वो 2 साल से ऊपर की है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी सिटीजनशिप ख़त्म। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर 7 साल तक रहता है कंटिन्यूसली, तब भी उसकी सिटीजनशिप ख़त्म की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 3 तरीके से सिटीजनशिप जो है ख़त्म होती है, रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। आई होप आप समझ रहे होंगे। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ये सारे प्रोविजंस किए हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को डिटेल में डिस्कस किया। हमने वो 5-6 तरीके डिस्कस किए जिसके थ्रू कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन बन सकता है, और फिर हमने ये देखा कि वो कौन से 3 तरीके हैं जिसके थ्रू इंडियन सिटीजनशिप जा भी सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।